चैप्टर 139 आ रही हूँ मैं। मेरा एग्जाम खत्म और अब मैं इस स्टोरी को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम? और पूरे चैप्टर सुनने के बाद बताना कि कौन सा पार्ट सबसे मजेदार था। हेलो सर, आई एम आरवी, नई मैनेजर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। जिस पर शिवाय अपना सर हिला देता है। तो आरवी बोली, सर आपने बुलाया? शिवाय बोला, सीट, और फिर वह सोफे की तरफ इशारा करता है, जिस पे आरवी एक नज़र शिवाय को देखकर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तो शिवाय भी अपने हेड चेयर पर बैठ जाता है और फिर आरवी की ओर अपना फेस करके बोलता है, मिस आरवी, आपको नहीं लगता इस कंपनी में काम करने के लिए आपका एज काफी कम है? जिस पर आरवी उसको देखते हुए बोली, तब तो आपका भी एज काफी कम है इस कंपनी के सीईओ के लिए। इतना बोलकर वह अपने सर्द नजरों से शिवाय को घूरने लगती है, जिस पर शिवाय को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और फिर बोला, अब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की न्यू मैनेजर है और उस पर से आप पार्ट टाइम यहाँ पर जॉब करेगी, इसलिए आपको नहीं लगता कि आप अपना बेस्ट दे भी पाएंगी इस कंपनी को, और मैं अपने काम में कोई भी लापरवाही नहीं चाहता। जिस पर आरवी 1 मिनट सोचती है और फिर बोलती है, मैंने जब जॉब के लिए हामी भरी थी उसी वक्त मैंने कह दिया था मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी, क्योंकि मुझे और भी काम है। और रही बात मेरे बेस्ट देने की, तो मैं अपना बेस्ट जरूर दूंगी, क्योंकि यह कंपनी बेस्ट के लिए ही होता है। क्योंकि अगर मैं बेस्ट देने से चुकी तो कोई दूसरा आकर अपना बेस्ट देगा और मुझे रिप्लेस कर देगा। वही उसका जवाब सुनकर शिवाय के आंखों में एक चमक दिखा, जिसे उसने जल्दी छुपा लिया और फिर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, मिस आरवी, क्या आप बता सकती हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स? उसका यह क्वेश्चन सुनकर आरवी तुरंत अपने सोच में डूब जाती हैं, जब शिवाय उससे पूछता है, क्या तुम सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुकी है? जिस पर आरवी ना में सिर हिलाती है, तो वह उसे व्हाट इज इकोनॉमिक्स बताता है। लेकिन वह बार बार शिवाय को तंग करने के लिए इकोनॉमिक्स को डिफाइन नहीं कर रही थी, इसलिए शिवाय ने थक हार कर उसे अपने गोद में बैठा लेता है और फिर उसके टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को डालकर उसके पेट और पीठ पर फिराने लगता है। तो आरवी तुरंत ही बता देती है इकोनॉमिक्स क्या होता है। इतना सब सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उसका हाथ अचानक ही टॉप के अंदर अपने पेट पर चला जाता है, जिसे शिवाय ने भी देख लिया था। और फिर वह हल्की धीमे आवाज में बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पहले ही लग रहा था तुम कुछ छुपा रही हो, लेकिन आज तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे यह भी पता लग गया कि तुम कुछ छुपाने के साथ साथ खुद भी छुपी हुई हो। तभी उसके कानों में आरवी की आवाज आई, सर आपने कुछ बोला? तो शिवाय अपने हेड चेयर से खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर फुल एटीट्यूड से बोला, नाउ यू कैन गो। तो आरवी भी सोफे से खड़े होकर बाहर जाने लगती है। तभी पीछे से एसआर बोला, तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हारा केबिन में 5 मिनट में पहुंच जाएगा। तो आरवी पीछे मुड़कर शिवाय को देखती है, जिस पर पता नहीं एसआर को क्या सुझा। वह एकदम से उसे आंख मार देता है। तो आरवी तुरंत पलटकर बाहर निकलकर बड़बड़ाते हुए बोली, उसने आंख मारा साला, हरामी, छू। अभी वह इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसके पास आकर बोला, है गाली नहीं। जिस पर आरवी तुरंत खुद को शांत करती है और बोलती है, वेयर इज माई केबिन? तो ओम बोला, चलो मेरे साथ। इधर आरवी के जाने के बाद शिवाय सीधा केबिन एक रूम में गया, जहां पर ढेर सारा कपड़ा था, शायद वह क्लोजेट था। वहां से उसने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट निकला और सीधा वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो वापस कैबिन में आया तो देखा कि ऋषभ खड़े खड़े फोन में कुछ कर रहा था, जिस पर शिवाय ऊंची आवाज में बोला, व्हाट हैपन? तो ऋषभ अपनी नजरों को फोन से हटकर शिवाय की तरफ देखा है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही उसको इतनी इस तरह देखकर शिवाय बोला, आर यू अलाइव? जिस पर ऋषभ तुरंत खुद को संभालते हुए अटकते हुए बोला, यस यस बिग बस, आई एम फाइन। लेकिन उसका बार बार नजर शिवाय के कपड़े के ऊपर जा रहा था।
तभी शिवाय बोला, हमेशा मास्क में रहना। और जिस पर ऋषभ अपना मुंडी हाँ में दिला देता है। तो ऋषभ बोला, बिग बॉस आज कुछ खास है क्या? जिस पर शिवाय उसको एक नजर घूर कर देखता है और फिर केबिन से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद भी ऋषभ वहीं पर भूत बनकर खड़ा था। तभी उसके केबिन में हर्ष आया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम्हें कौन सा झटका लगा कि सूरदास की तरह खड़ा है? तो ऋषभ अपने होश में आते हुए बोला, अच्छा बिग बॉस ने आज तक कितने बार सिर्फ शर्ट और पैंट पहनकर कहीं बाहर गए हैं? जिस पर हर्ष उसको अजीब तरह से घूरते हुए बोला, जब से मैंने उसको होश संभालते हुए देखा है तब से आज तक वह सिर्फ 3 पीस ही पहनकर बाहर निकला है, और अगर वह घर में रहा तो ट्रैक पैंट, लोअर या फिर शर्ट। जिस पर ऋषभ तुरंत बोला, वही तो आज बिग बॉस ब्लैक पेंट और शर्ट पहनकर बाहर निकले हैं। जिस पर हर्ष भी हैरान हो जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। इधर शिवाय सीधा उस फ्लोर से निकलकर लिफ्ट में जाता है और फिर अपना एसआर वाला मास्क निकालकर नॉर्मल वाला मास्क पहन लेता है, जिसे शिवाय हमेशा पहनकर रखता है, और फिर एक फ्लोर का बटन दबाता है। थोड़ी देर बाद वह एक रूम के सामने खड़ा होता है जिस पर लिखा हुआ था, केबिन ऑफ मैनेजर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। 2 सेकेंड वो उस रूम को देखता है और फिर अंदर चला जाता है। वहीं अंदर आरवी अपने डेस्क के पास बैठकर पिछले कुछ सालों का फाइनेंस चेक कर रही थी। तभी उसके कानों में एक जाने पहचानी आवाज गई, मे आई कमिंग मैडम, आई एम योर असिस्टेंट शिवाय राजपूत। यह आवाज सुनते ही आरवी तुरंत अपनी नजरों को फाइल से हटाकर दरवाजे की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हारने के मारे खुला का खुला रह जाता है। शिवाय जब आरवी का इस तरह रिएक्शन देखा है तो उसके फेस पर एक न छुपाने वाली स्माइल आती है और वह अपने तेज कदमों से आरवी के पास आकर बोला, वाइफी तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर आरवी होश में आते हुए बोली, यही बात तो मुझे तुमसे पूछनी थी, पिछले 1 हफ्ते से गायब थे और अब यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तो शिवाय बोला, मैं इसी कंपनी में जॉब करता हूँ। उसके इतना बोलते ही आरवी के सर पर एक बम फूटा और वह यह सोचने लगी है कि अब शिवाय को क्या एक्सप्लेनेशन दे यहाँ होने का। तभी शिवाय अपने कोल्ड वॉइस में फिर से बोला, मैंने कुछ पूछा? जिस पर आरवी बोली, मैंने आज ही ये कंपनी ज्वाइन किया है, लेकिन तुम यहाँ? जिस पर शिवाय बोला, मेरा अभी ही ट्रांसफर हुआ है यहाँ के न्यू फाइनेंस मैनेजर के असिस्टेंट पोस्ट पर। जिस पर आरवी खड़े होकर चिल्लाते हुए बोली, आ। तो शिवाय अपने हाथों को कान पर रखते हुए बोला, क्यों चिल्ला रही हो? जिस पर आरवी शांत हो जाती है, लेकिन वह एकदम से उछलकर सीधा जाकर शिवाय से लिपटकर खुश होते हुए बोली, वाओ वाओ, आज मुझे क्या सरप्राइज मिला। अब समझ में आया तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है और तुम कैसे सारी चीजें मैनेज करते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर जॉब करते हो। वहीं उसके चिपकने के कारण शिवाय की धड़कन बढ़ते हुए महसूस होने लगी, इसलिए वह तपाक से बोला, सरप्राइज कैसा? जिस पर आरवी बोली, यही कि आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो, इसलिए मैं जो भी कहूंगी तुम्हें मानना पड़ेगा। वही शिवाय उसकी बातों को इग्नोर करके बोला, छोड़ो मुझे। जिस पर आरवी को कुछ समझ नहीं आता तो शिवाय चिढ़ते हुए बोला, डैम इट, थोड़ा दूर होकर भी मुझसे बात कर सकती हो। उसके इतना कहते हैं आरवी एकदम से शिवाय से दूर होकर इधर उधर देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जी, राम जी, अरिताज जी, केशव जी, अरहान, निकेश, रेहान और रोहन ओबेरॉय कंपनी में निकेश के केबिन में थे और उनके बीच में छुपी शादी हुई थी। इसी चुप्पी को तोड़कर अरहान बोला, आज से पहले हम लोगों ने कभी खुराना के साथ बिजनेस नहीं किया, तो अब आप लोग क्यों चाहते हैं कि हम सब खुराना के साथ इस प्रोजेक्ट को करें? जिस पर राम जी बोले, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो हम लोगों का सीधा कंपनी नंबर 1 और 2 पर चला जाएगा। वो ऐसा बात बोलकर इधर उधर देखने लगे क्योंकि केशव जी उन्हें घूर कर देख रहे थे। तभी अरिताज जी बोले, लेकिन यह एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक जीनियस साइंटिस्ट के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी।
जिस पर केशव जी बोले, इसलिए तो हम ये प्रोजेक्ट खुराना के साथ करना है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट और सारी जगह से अप्रूव है, और वह किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर पाएंगे। वहीं उन सब की बात सुनकर निकेश बोला, लेकिन वह जीनियस साइंटिस्ट कौन है जो सिर्फ खुराना के लिए काम करता है? जिस पर सारे बच्चे अपने पिता की ओर देखने लगे, जैसे वह भी जानना चाहते हैं कौन है वह साइंटिस्ट। जिस पर विक्रम जी आहे भरते हुए बोले, पता नहीं। उनकी बातें सुनकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी अरिताज जी बोले, खुराना के साथ फर्स्ट मीटिंग हमारा आज ही है। तो अरहान बोला, क्या मीटिंग विक्रांत खुराना पुराना के साथ है? तो राम जी बोले, इंडिया के किसी भी फैमिली से विक्रांत खुराना मीटिंग नहीं करते। जिस पर सारे बच्चे फिर से जानना चाहते थे, ऐसा क्यों? तो राम जी बोले, यह बात मुझे भी नहीं पता। खैर, एक बात तुम सारे बच्चे सुन लो और नील को भी बता देना, तुम लोग खुराना से दूसरी मीटिंग में मिलोगे। ये याद रखना, कभी भी तुम खुराना के सामने अंजलि खुराना का बेइज्जती मत करना, वरना तुम सब दिन दहाड़े गायब हो जाओगे। उनकी बात सुनकर सारे बच्चे शॉक हो गए। तभी अचानक से रोहन बोल पड़ा, लेकिन हम जितना जानते हैं खुराना टॉप 5 पोजीशन पर हैं। उसकी बात को टोकते हुए विक्रम जी बोले, तुमने जो भी अफवाह सुनी है खुराना के बारे में, वह पूरी तरह से सही है कि वो जब चाहे फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। तभी अरिताज जी बोले, आज हमारी मीटिंग है खुराना के साथ 1 घंटे में, इसलिए हमें चलना चाहिए। उनकी बात को सुनकर सारे सीनियर लोग चले गए। वहीं सारे बच्चे हैरान परेशान होकर इधर से उधर टहलने लगे। चैप्टर 140 क्वीन एंड माय फ्यूचर क्वीन। खुराना मेंशन। इस मेंशन के अंदर चारों तरफ से हरियाली की खुशबू आ रही थी, लेकिन विक्रांत जी और अंजलि जी का कमरा बिल्कुल खामोशी से भरा था, क्योंकि कमरे के बालकनी में विक्रांत जी अंजलि जी के कंधे पर सर रखकर खड़े थे। वहीं अंजलि जी बगीचे के सारे फूलों पौधों को देख रही थी। तभी विक्रम जी का हाथ भी अब अंजलि जी के कमर के चारों ओर लिपट गए। तो अंजलि जी अपनी भावहीन आवाज में बोली, कब तक भागते रहोगे अपने अतीत से विक्रांत? एक न एक दिन अतीत के सारे पन्ने खुल ही जाएंगे। अगर वह अतीत आज ही खुल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना बोलकर वो विक्रांत जी को खुद से दूर करके आगे बढ़ने को होती है। तभी विक्रांत जी एकदम से उनके पीठ पर अपना चेहरा रख देते हैं और फिर धीमी आवाज में बोले, हम फिर से खुद को टूटते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अंजलि जी। अंजलि जी को उनकी बात सुनकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तभी उन्हें अपने पीठ पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ, तो वह जान गई कि ये विक्रांत के आंसू हैं, और उनके हाथ की मुट्ठी भींच गई। फिर वह अपनी आंखें बंद करके मन में कहती हैं, रायजादा परिवार आ रही हूं मैं। वही विक्रम जी भी अब तक संभाल चुके थे और वह सीधे खड़े हो चुके थे। तभी अंजलि जी बोली, अब वक्त आ गया है विक्रांत कि तुम सबके सामने आओ। हमारी एनिवर्सरी उसे दिन तक तुम्हारे पास वक्त है खुद को तैयार करने के लिए। इतना कहकर वो एकदम से कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद विक्रांत जी एकदम से अपना ब्लेजर और टाई निकालकर बेड पर फेंकते हैं और फिर बालकनी में जाकर एकदम से छलांग कर सीधा ग्राउंड में उतरते हैं, और फिर बिना वक्त गवाए वो तेजी से खुराना मेंशन के गेट से दौड़ते हुए बाहर निकले। सारे गार्ड विक्रांत जी को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ अपना सर झुका दिया। वही विक्रांत जी मेंशन से बाहर निकालकर सीधा राइट की तरफ दौड़े, जहां से एक 25 साल का आदमी हुडी और पैंट पहने हुए भाग रहा था, और उसका ध्यान बार बार पीछे की तरफ जा रहा था जहां से विक्रांत जी दौड़ते हुए आ रहे थे। वह लड़का और तेजी से भागते हुए पीछे मुड़ा तो विक्रांत जी गायब थे, लेकिन फिर भी वह लड़का नहीं रुका। वह दौड़ता रहा, लेकिन थोड़ी बाद अचानक से विक्रांत जी उसके सामने आ गए। विक्रांत जी को सामने देखकर वह लड़का एकदम से घबरा गया, लेकिन वह तुरंत अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए बोला, विक्रांत खुराना।
मुझे लगा था कोई और मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन तुम कर रहे हो, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पूरा बिजनेस वर्ल्ड जानता है कि तुम कितने शांतिपूर्ण और अहिंसावादी को मानते हो। उस लड़के की बात सुनकर विक्रांत जी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गया और वह एकदम से आगे बढ़े और उस लड़के के एक पेट में मुक्का मारा, जिससे वह लड़का वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद एक अंधेरी विधान कमरे में वह लड़का एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और उसके सामने विक्रांत जी कोई फाइल पढ़ रहे थे और उनके बगल में ही एक 50 साल का आदमी खड़ा उस बंधे हुए लड़के को तरस खा कर देख रहा था। तभी उसे लड़के को एकदम से खांसते हुए होश आया और जब उसे याद आया कि कैसे एक मुक्के में ही वह बेहोश हो गया था, तो वो डर के भाव से सामने बैठे विक्रांत जी को देख रहा था। वही विक्रांत जी फाइल में नजरें गड़ाए हुए बोले, जो पूछना है पूछ सकते हो। जिस पर वह लड़का डरते हुए बोला, आप तो अहिंसा और शांति को मानते हो। उसकी बात सुनकर विक्रांत जी फाइल को बंद करके खड़े होते हुए बोले, हाँ बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन उस राह पर नहीं चलते। इतना कहकर वो एकदम से चाकू निकालकर उस आदमी के 5 उंगलियों को एक साथ काट देते हैं, जिससे खून पूरे उनके फेस पर आकर लग जाता है और पूरे कमरे में उस लड़के का चीख गूंजने लगा। वही विक्रांत जी का असिस्टेंट फाइल को पढ़ते हुए बोला, नाम प्रिंस, काम रेप, मर्डर, ड्रग्स, और आज ही से उसे ड्यूटी मिली थी अंजलि खुराना पर नजर रखने का। अंजलि खुराना का नाम सुनते ही असिस्टेंट अपना सिर न में हिलाते हुए खुद से बोला, अब समझ में आया ये अहिंसावादी इंसान कैसे हिंसावादी का बाप बन गया। और फिर वह एक नज़र प्रिंस को देखकर अपने मन बोला, तुमने आज तक इतना गलत काम किया, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं हो कुत्ते। आज तुम इसलिए यहाँ पर हो क्योंकि तुमने अंजलि खुराना पर नजर रखा। तभी विक्रांत जी उसके दूसरे हाथों को उंगलियों को भी काट दिया। फिर एकदम से वह बैट लेकर आए और प्रिंस के बॉडी पर एक के बाद एक बरसाने लगे। वही प्रिंस के बॉडी से पूरी तरह से खून निकलने लगा। उसके खून को देखकर एक बार के लिए असिस्टेंट भी डर गया, लेकिन वह चुपचाप खड़ा था। तभी विक्रांत जी अपने दाहिने हाथ, जिस पर पूरा खून लगा हुआ था, उससे अपने गर्दन को सहलाते हुए एकदम से असिस्टेंट की ओर मुड़कर बोले, जाओ मेरे दिल और धड़कन को देखकर आओ कि वो दोनों ठीक है कि नहीं। उसके इतना बोलते ही वह असिस्टेंट जल्दी से उस कमरे से निकल गया। वही प्रिंस की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह टूटे फूटे आवाज में बोला, आओ आपकी दीदी दिल और धड़कन कौन है। जिस पर विक्रांत जी हंसते हुए बोला, माय क्वीन एंड माय फ्यूचर क्वीन। तब तक के लिए बाय और सुनते रहिए रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी।